हाँ जी भाई, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कल हमने राइबोसोम के बारे में एक एक चीज़ों का अध्ययन कर लिया था और आज की कक्षा में हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि न्यूक्लियस जो है वो कोशिका के अंग के रूप में नहीं जाना जाता है। अगर वो कोशिका के अंग के रूप में उसको अपन मानते तो वो कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता। ये सामान्यतः बात है, क्योंकि सभी जेनेटिक मटेरियल, सभी जो है मतलब केंद्र में आप जानते हो कि किसी भी जैसे वर्त है, वर्त के केंद्र में भी सब कुछ छिपा होता है। उसी प्रकार जब कोशिका के केंद्रक की बात करते हैं तो केंद्रक में भी सब कुछ वो चीजें होती है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो जब भी हम कोशिका के अंग की बात करेंगे तो उसमें केंद्र को नहीं गिनेंगे। देखिए, कोशिका का घटक है एक ये, और सबसे बड़ा घटक है केंद्रक, है ना। तो जब भी हम बोलेंगे तो हम लोग कोशिका के अंग को नहीं बोलेंगे और कोशिका के एक घटक के रूप में केंद्रक को देखेंगे। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले आप एक काम करिए, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने मित्रों के साथ, सखाओं के साथ, सहेलियों के साथ, सबके साथ इसको शेयर करिए और सबको बोलिए भाई लाइक करो इसको। क्योंकि आप लोग क्या है, लाइक करके नहीं जाते हो, लाइक जरूर करना। जैसे जितने जने देख रहे हो कम से कम उतने जने तो लाइक करो भाई, कमेंट भी करो, कोई सवाल हो तो सवाल पूछो, है ना। तो चलते हैं और केंद्र की बात करते हैं। और केंद्रक के बारे में एक एक चीज को मैं अध्ययन करवा दूंगा। इसके बाद जो है प्रश्न जाने की संभावना नहीं रहती है, वहां तक हम लोग पढ़ लेंगे। क्योंकि जब हम लोगों ने पिछली बार सिलेबस देखा था, अभी मैंने जब शुरू में सिलेबस करवाया था तो उसमें थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दी थी सिलेबस में, और वो पुराने सिलेबस की वजह से हुआ था। तब मैंने उसका हिंदी में रूपांतरण किया तो कई जगह उसमें जो है वो कठिनाइयाँ थी और लोगों ने फेस की वो कठिनाइयाँ। और जो है जल्द ही मैं इसका जो है वापस से अपडेटेड सिलेबस लाने वाला हूँ। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता दो। बाकी आरपीएससी की साइट से आप सिलेबस को जाके डाउनलोड कर सकते हो। देखिए, जो आपके सेल बायोलॉजी वाला पार्ट है अब ग्रेजुएशन में है। पहले ये 10+2 यानी 11 12th में था, और अब ये जो है ग्रेजुएशन वाले पार्ट में आ गया है। तो हम लोग लगभग ग्रेजुएशन वाले पार्ट की बराबर इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो इसमें से 3 4 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, 4 के लगभग या 5 के लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं, और कल या परसों के दिन ये जो है वो खत्म हो जाएगा आपका। अब देखो, बातें बहुत सारी हो गई है तो हम लोग न्यूक्लियस के बारे में ही बात कर लेते हैं। देखिए, न्यूक्लियस को केंद्रक कहते हैं हिंदी में, ये तो आपको पता होगा। और केंद्रक की जो खोज थी, केंद्रक की जो खोज थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में, 1831 में। ठीक है। देखिए, इसको जो है डायरेक्टर ऑफ द सेल बोलते हैं, कंट्रोलर ऑफ द सेल बोलते हैं। इसीलिए तो मैंने कहा कि सबसे बड़ा घटक है ये कोशिका का। कोशिका क्या है? सबसे बड़ा घटक है। कौन? केंद्रक। केंद्रक क्या है? सबसे बड़ा घटक है। और इसीलिए इसको बोलते हैं डायरेक्टर ऑफ द सेल, यानी कोशिका का निदेशक। डायरेक्टर यानी क्या होता है? निदेशक। और साथ में कंट्रोलर ऑफ द सेल, यानी सेल को कंट्रोल भी कौन करेगा? केंद्रक ही करेगा। इसीलिए मैंने कहा कि कोशिका का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? केंद्रक है। अगर मैं बात करूं डिस्कवरी की, तो मैंने आपको बताया कि रॉबर्ट ब्राउन ने जो है वो सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया, और 1831 में। और ये प्रश्न कई बार इसलिए पूछा जाता है, हालांकि हर एक परीक्षा में जो रॉबर्ट ब्राउन वाला प्रश्न है वो सन सहित नहीं पूछा जाता, लेकिन एक दो परीक्षा में ऐसा देखने में आया है कि वो रॉबर्ट ब्राउन तो आप लोग याद करके ले जाते हो, लेकिन उसकी जो सन है, जो अपनी कब इसने इसकी खोज की थी, वो आप लोग पढ़ते नहीं हो। और ऐसा ही एक बार वृत्तांत हुआ जिसमें रॉबर्ट ब्राउन चारों ही ऑप्शन में था, और उसमें जो है जैसे 1731 दे दिया, 1531 दे दिया, है ना, और 1931 दे दिया, और 1831 दे दिया। तो वहाँ जो है सभी बच्चे कंफ्यूज हो गए, और कंफ्यूज होने का जो है लाजमी भी था। क्योंकि जब हम लोग पूरा दिन, तो ये मेन मेन जो खोजे हैं उनके कम से कम आप लोग जो है सन जरूर याद करें। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी डिस्कवरी की किसमें। तो जब मैंने आपको सेल शुरुआत की थी, सेल पढ़ाने की, तो सेल पढ़ाने की जब मैंने आपको शुरुआत की थी तो मैंने आपको बताया था कि इसको जो है ऑर्किड की रूट सेल में खोजा गया था। और ऑर्किड जो है वो एक एपीफाइटिक प्लांट है। एपीफाइटिक यानी अधिपादप है। अधिपादप के बारे में मैंने आपको बताया था। क्या है? अधिपादप है भाई, अधिपादप है। ये मैंने सबसे पहला पहला वीडियो है ना, उसमें जाके देखना आप। पहली कक्षा में ये मैंने आपको बताया था, और जब मैं बताता हूँ तो आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। तो भाई, गरीब मत बनो, अमीर बनो पढ़ाई में,
पढ़ाई में अमीर बनो आप लोग, ठीक है। देखिए वेलामन उत्तक पाए जाते हैं इसमें, वेलामन उत्तक। हाँ मैं बता रहा था अधिपादप क्या होता है। अधिपादप यानी किसी और प्लांट पे निर्भर होना, है ना, किसी और प्लांट पे निर्भर होना, इसीलिए इसको एपिफाइटिक प्लांट बोलते हैं। और ऑर्चिड की रूट सेल में किसको खोजा गया, न्यूक्लियस को खोजा, किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, याद रख लेना, इसको बोलते हैं डायरेक्टर ऑफ द सेल, कंट्रोलर ऑफ द सेल। और साथ में ये ध्यान रखो कि इसमें जो है वेलामन टिश्यू पाए जाते हैं, वेलामन उत्तक पाए जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। फिर क्या हुआ कि एक हेमलिंग जो थे उन्होंने एसिटाब्लोरिया में जो है वो न्यूक्लियस की जो है कार्य की जो फिजियोलॉजी है उसका अध्ययन किया, किसने, हेमलिंग ने, एसिटाब्लोरिया में। एसिटाब्लोरिया में किसने किया, फिजियोलॉजी ऑफ न्यूक्लियस का अध्ययन किसने किया, हेमलिंग ने, ठीक है, एसिटाब्लोरिया में, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया कि केंद्रक जो है वो कोशिका का सबसे बड़ा घटक है, सबसे बड़ा कंपोनेंट है ना। सबसे बड़ा कंपोनेंट कौन सा है कोशिका का, केंद्रक है। इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब न्यूक्लियस की बात करेंगे ना तो न्यूक्लियस को हम लोग कोशिका का अंग नहीं बोल के कोशिका का सबसे बड़ा घटक बोलेंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं और कोशिका के बारे में कुछ कोशिका के केंद्र के बारे में कुछ और अध्ययन करते हैं। जब मैं प्रोटोप्लाज्म की बात करूं, है ना, जो प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म को हम लोग बोलते हैं जीवन का भौतिक आधार, है ना। और ये कथन कहा किसने, हेक्सले ने, किसने, हेक्सले ने ये कथन कहा। और कथन में कहा उन्होंने कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो जीवन का भौतिक आधार है। तो ये जो प्रोटोप्लाज्म है, ये प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के संलयन से बनता है, किससे, न्यूक्लियस अपने केंद्रक और साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के संलयन से क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म बनता है। और इसको क्या कहा गया, जीवन का भौतिक आधार कहा गया। और कहा किसने, हेक्सले नामक वैज्ञानिक ने इसको जीवन का भौतिक आधार कहा। फिर बात करूं अगर केंद्रक को, जब भाई कई बार ऐसे प्रश्न पूछ ले जाते हैं, कथन कथन पूछ ले जाते हैं, कथन और कारण वाले में, है ना। तो ये कथन डायरेक्ट पूछ ले जाता है कि यदि कोशिका से केंद्रक हटा दे तो क्या होगा भाई, बताओ, बताओ कमेंट में कि कोशिका से केंद्रक को हटा दे तो सीधा सा आपका एक आंसर होना चाहिए कि कोशिका की डेथ हो जाएगी, कोशिका मृत हो जाएगी। जब भी कोशिका से केंद्रक को हटाएंगे तो कोशिका क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी कोशिका की, और कोशिका क्या हो जाएगी, मर जाएगी, कोशिका की डेथ हो जाएगी, है ना। ध्यान रखना, ये जो केंद्रक है ये इसका मुख्य कार्य भी मान लो और इसका जो है एक्टिविटी भी मान लो, है ना। केंद्रक जो है कोशिका की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रीजनरेट करता है, रेगुलेशन करता है ना। रेगुलेशन यानी बनाए रखता है, मेटाबॉलिक जितनी भी क्रियाएं होती है उनको संलयन या संचालन, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि केंद्रक को क्या कहते हैं, डायरेक्टर ऑफ द सेल। और डायरेक्टर ऑफ द सेल जो निदेशक होता है, जैसे कोई फिल्म बन रही है, मान लो फिल्म का नाम क्या, कौन सी फिल्म, अभी अभी कोई फिल्म आ रही है क्या, सलार फिल्म आ रही है, मान लो सलार आपके सबकी फेवरेट है ना। हाँ तो सलार फिल्म आ रही है तो उसका डायरेक्टर क्या करेगा, डायरेक्टर का क्या काम होगा, भाई डायरेक्टर का काम होगा कि फिल्म को कैसे चलाना है, कहाँ क्या क्या बनाने हैं, कौन से सीन क्रिएट करना है, ये सब काम किसका होता है ना, किसका काम होता है, अपने डायरेक्टर का, इसलिए तो इसको डायरेक्टर ऑफ द सेल बोला। तो ये मेटाबॉलिक जितनी भी एक्टिविटीज होगी इसको रेगुलेशन कौन करेगा, अपना केंद्रक करेगा, न्यूक्लियस करेगा। समझ में आया। अब देखो आगे बात करते हैं, किसी भी सेल की जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है डीएनए या फिर जीन के रूप में होती है। किसी भी सेल की जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जब भी इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो ये या तो डीएनए के रूप में होगी, है ना, या तो ये डीएनए के रूप में होगी या फिर किसके रूप में होगी, जीन के रूप में होगी, है ना, जीन के रूप में होगी। और ये जो है क्रोमोजोम, क्रोमोजोम यानी गुणसूत्र, गुणसूत्र पे ये रैखिक क्रम में जो है ये व्यवस्थित रहती है। ये जितनी भी अपने जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है ये डीएनए और जीन के रूप में होगी। जैसे मान लो कोई भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, या तो ये अपने डीएनए के रूप में होगी या फिर किसके रूप में होगी, जीन्स के रूप में होगी, है ना, जीन के रूप में होगी। और ये जो है क्रोमोसोम पे इस प्रकार से जीन्स और डीएनए लगा हुआ होगा, ये आपको पता होगा, है ना। फिर बात करें, ये जो है क्रोमोसोम ये कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस में ही उपस्थित होते हैं। न्यूक्लियस में ही क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, कौन, क्रोमोसोम। क्रोमोटीन के अंदर जो है क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। फिर बात करें हम लोग यूकैरियोटिक सेल की, जब मैंने आपको बताया था कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में इसमें आपस में डिफरेंस मैंने बताया था, तब अपन ने उन दोनों में डिफरेंस ही केंद्र के आधार पे किया था।
कि जहां पूर्ण विकसित केंद्रक होगा, यानी कि जहां सुविकसित केंद्रक होगा, उसको तो हम लोगों ने बोला था यूकेरियोटिक, है ना। और जहां जो है अपने अपूर्ण विकसित या फिर जहां मतलब कि आदिम प्रकार का केंद्रक पाया जाएगा, उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल में, मैंने बोला था ना, मैंने बताया था ना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर बताया था, तब मैंने न्यूक्लियस के आधार पे ही अंतर किया था। तो देखो यूकैरियोटिक सेल में जो है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी कि पूर्ण विकसित या सुविकसित इसमें जो है न्यूक्लियस या केंद्रक पाया जाएगा, है ना, यूकैरियोटिक कोशिकाओं की जब मैं बात कर रहा हूँ। और लेकिन कुछ अपवाद है, जैसे उसी टाइम मैंने बता दिया था, सेल स्टूप हो गई, मेमलियन की आरबीसी हो गई, है ना। इन सब में क्या है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, किसमें, मेमलियन की आरबीसी में जो है वो न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। साथ में बात करूं ऊंट की और लामा की, ऊंट और लामा की अगर मैं बात करूं तो आरबीसी में क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, है ना। ऊंट और लामा की आरबीसी में क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ अपवाद क्या ध्यान रखना है अपन को, स्लीव्स ट्यूब और अपने मेम्ब्रेन की आरबीसी में न्यूक्लियस क्या होगा, एब्सेंट होगा। साथ ही बात करूं ऊंट और लामा की, तो इसमें इसकी जो आरबीसी है इसमें न्यूक्लियस क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे और बात करते हैं, आगे और बातें करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, अब देखो, एक मिनट रुक जाओ। देखिए, देखिए मोस्टली जो है, मोस्टली जितनी भी सेल होती है उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो आपको पता है कि सिंगल ही होता है, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा। लेकिन जब पैरामीशियम की बात करूं तो पैरामीशियम में लगभग 2 या 3 प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाते हैं एक सेल में, है ना। तो देखो, एक तो न्यूक्लियस होता है इसमें माइक्रो न्यूक्लियस या छोटा छोटा केंद्रक होता है, और एक होता है मेगा न्यूक्लियस यानी बड़ा केंद्रक होता है, पूर्ण या फिर गुरु गुरु न्यूक्लियस या गुरु केंद्रक भी इसको बोलते हैं, लघु केंद्रक और गुरु केंद्रक, है ना, ऐसे बोल सकते हैं हिंदी वाले। हिंदी वाले ध्यान रखो, माइक्रो न्यूक्लियस और मेगा न्यूक्लियस, यानी कि लघु केंद्रक और अपने गुरु केंद्रक, है ना। जैसे लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी होते हैं ना, उसी प्रकार से तो इसमें पाया जाएगा। और ये जो माइक्रो न्यूक्लियस है ये कार्य क्या करेगा, रिप्रोडक्शन का कार्य करेगा। क्या कार्य करेगा, रिप्रोडक्शन का कार्य करेगा। और जितने भी ये मेगा न्यूक्लियस होंगे उसमें वो क्या करेंगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का जो है वो संचालन करेगा, उसकी प्रक्रिया को आगे पीछे करेगा। ठीक है, अब मैं बात करूं कि कोई भी एनिमल सेल है और एनिमल सेल में कोई जो अपने न्यूक्लियस है ये एक से ज्यादा है, तो उसको बोलेंगे क्या, सेनेसाइटल। क्या बोलेंगे, सेनेसाइटल, है ना। साथ में इसके जो एग्जाम्पल याद रखो, एग्जाम्पल क्या याद रखो, एपिडर्मिस ऑफ हेलमिंथीज, क्या, एपिडर्मिस ऑफ हेलमिंथीज। फिर किसमें किसमें पाया जाता है, मल्टी न्यूक्लियन, है ना, किसमें किसमें, एक तो एपिडर्मिस ऑफ हेलमिंथीज की एपिडर्मिस में, है ना, ओपेलिना में, ओपेलिना में, और स्ट्रेप्ड मसल में, रेखित पेशियों में। ठीक है, रेखित पेशियों में, एपिडर्मिस में और ओपेलिना में पाया जाता है क्या, मल्टी न्यूक्लियस, जब एनिमल सेल की बात करें तो। अब बात करूं अगर मैं प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में जो है, प्लांट सेल की मैं बात करता हूं, और प्लांट सेल में किस प्रकार का न्यूक्लियस पाया जाएगा। इससे पहले मैं एक प्रश्न जो है वो आपके सामने लेके आऊंगा, और इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एन एनिमल सेल विथ न्यूमेरिस न्यूमेरिस न्यूक्लियाई इज कॉल्ड, है ना, यानी कि एक जो है, एक एनिमल सेल में कोई भी असंख्य नाभिक या केंद्रक होंगे तो उसको क्या कहेंगे, तो मैंने आपको बताया सेनिसेटल, है ना। क्या बोलेंगे, सेनिसेटल। ठीक है, ध्यान रखना। और जब जब अगर प्लांट सेल की में मल्टी न्यूक्लियस होंगे तो सीनोसाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सीनोसाइट बोलेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा। जब प्लांट सेल की बात करूंगा तो सेनेसिटल, और मैं बात करूंगा सॉरी एनिमल सेल की बात करूंगा तो सेनेसिटल, और वहीं अगर प्लांट सेल की बात करूंगा तो सिनोसाइट, है ना। और इसके एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल बताओ भाई। एग्जाम्पल में टेपिटम हो गया, एल्ब्यूगो हो गया, म्यूकर हो गया, और वाउचेरिया या वाउकेरिया, जो भी आप लोग बोलते हो, इसके एग्जाम्पल हो गए। इनमें इनमें मल्टी न्यूक्लिएट हैं, प्लांट सेल में मल्टी न्यूक्लियस पाए जाते हैं, यानी एक से ज्यादा जो है अपने क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियस पाए जाते हैं। किसमें किसमें, एक तो टेपिटम में, एक एल्ब्यूगो में, एक म्यूकर में, और एक वाउचेरिया में। थोड़ा स्पीड तेज तो नहीं लग रही है, कमेंट करके बता दो, कोई स्पीड तेज लग रही हो तो बता दो भाई, है ना, स्पीड तेज लग रही हो तो बता दो। अब देखो, एक प्रश्न ऐसा भी आया था, है ना, एक प्रश्न ऐसा भी आया था, और प्रश्न में जो है बोला
कि मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल आर रेस्पेक्टिवली नाउ बाय, और ये आप इसका आंसर दोगे किसमें, किसमें, कमेंट बॉक्स में, है ना। इसका आंसर दे देना कमेंट बॉक्स में। देखो दोनों के बारे में मैंने बता दिया यार, अभी अभी बताया जस्ट, है ना, अभी अभी बताया, फिर आप लोग पढ़ोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा भाई। और ये छोटी मोटी एग्जाम नहीं है, इसमें आपका 5600 ग्रेड पे होगा, 5600 ग्रेड पे होगा, बताओ। हाँ, इतने पैसा लेके कहाँ जाओगे, फिर कैसे लगोगे, हैं। करोड़ों रुपए की डील है, देखो हाथ से निकल जाएगी, है ना। अब आगे बात करते हैं, और कुछ बातें करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, न्यूक्लियस या कैरियन। न्यूक्लियस को कैरियन भी बोलते हैं, मैंने आपको शुरू में बता दिया था, ठीक है। देखो एक तो होती है कैरियोथिका, कैरियोथिका आप इसको बोल दो, है ना, या इसको बोल दो न्यूक्लियर एनोलप, या बोल दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना, या फिर कोशिका का आवरण, केंद्र का आवरण बोल दो। कैरियोथिका, न्यूक्लियर एनोलप, इसके घटक बता रहा हूँ मैं, स्ट्रक्चर में इसके घटक बता रहा हूँ, घटक कौन कौन से होते हैं। एक तो कायोथिका होती है, एक न्यूक्लियर एनोलप होता है, इसी में इसी का मतलब होता है, कायोथिका का मतलब न्यूक्लियर एनोलप भी बोल सकते हैं इसको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, और साथ में केंद्र का आवरण भी बोल सकते हैं, केंद्र की झिल्ली भी बोल सकते हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं। साथ में अगर मैं बात करूं दूसरे की, तो दूसरे में हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोप्लाज्मा, न्यूक्लियोप्लाज्मा के बारे में, या कायोप्लाज्मा के बारे में देखेंगे। फिर मैं बात करूं न्यूक्लियोलस या केंद्रिका इसको बोलते हैं। बताओ केंद्रिका की खोज किसने की थी, बताओ केंद्रिका की खोज किसने की थी। और ये प्रश्न तो सबको आना चाहिए भाई, भाई मैंने एक दो क्लासेस ली थी, और क्लासेस में सब बच्चों ने जवाब दिया उसमें, है ना, सब बच्चों ने उसका जवाब दिया अपने न्यूक्लियोलस का। न्यूक्लियोलस का लगभग लगभग सभी को पता होता है ना, इससे क्या बात है भाई, सबको पता होता है, बताओ कमेंट में जवाब दो इसका, है ना। साथ में क्रोमेटिन, क्या होता है, क्रोमेटिन धागे रूप में समान, धागे के समान इसमें क्या होती है, संरचनाएं होती है। अब हम लोग इसके जो है डीपली इसमें पढ़ेंगे इसकी संरचना को, है ना, क्योंकि संरचना में से कई बार प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। एक बार मैं वापस से रिवीजन करा दूंगा अगर आपको स्पीड तेज लग रही हो तो, है ना, ठीक है। देखो ये अपना न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये पार्ट है आर ई आर, है ना, और ये आर ई आर जो है, ये जुड़ी होती है अपने किससे, न्यूक्लियस की झिल्ली से, बाह्य केंद्र के बाहरी आवरण से ये जुड़ी होती है। और ये वास्तव में जुड़ी कौन सी होती है, आर ई आर, और ये आर ई आर जो है, यही किसका फॉर्मेशन करती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती है। न्यूक्लियर झिल्ली का जो है निर्माण कौन करती है, आर ई आर होती है, आर ई आर करती है। और जब मैंने आर ई आर बताया था, तो मैंने इसको बोला था कि इस पे क्या लगे होते हैं, अपने राइबोसोम लगे होते हैं, इसीलिए इसको खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका, कौन सी, खुरदरी, क्योंकि इस पे क्या लगे होते हैं, राइबोसोम्स लगे होते हैं। और ये राइबोसोम अपने जो आर ई आर है, यही किसका फॉर्मेशन करती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती है। फिर बात करें, ये देखो ये धागे रूप में एक संरचनाएं होती है, और इसको बोलते हैं क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन के दो भाग हम लोग पढ़ेंगे, एक तो यू क्रोमेटिन, क्या बोलेंगे, यू क्रोमे यू क्रोमेटिन, एक तो होती है यू क्रोमेटिन, एक होती है हेटेरोक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन और यू क्रोमेटिन होती है, ठीक है। देखिए हेटेरोक्रोमेटिन को एक तरह से हम लोग क्या बोलते हैं, जंक डीएनए भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, जंक डीएनए भी बोल सकते हैं। फिर ये देखो ये बाहरी जो आवरण है, इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसका निर्माण कौन करती है, आर ई आर इसका निर्माण करती है। ये देखो अंदर प्लाज्मा रूप में इसमें द्रव भरा होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मा, जो सहायता करती है किसमें, डीएनए के रेप्लिकेशन में, डीएनए के रेप्लिकेशन में जो है सहायता करती है, क्या, न्यूक्लियोप्लाज्मा, है ना, या कैरियोप्लाज्मा भी इसको बोलते हैं। फिर साथ में ये देखो सबसे बीच में जो है, ये बीच में आपको दिखाई दे रही होगी, और ये है न्यूक्लियोलस या केंद्रिका, क्या है, न्यूक्लियोलस या केंद्रिका। और ध्यान रखना ये न्यूक्लियोलस और केंद्रिका जो है, ये क्या होती है, मेम्ब्रेन लेस होती है, झिल्ली नहीं होती है इसमें किसी प्रकार की, है ना। फिर साथ में बात करें, ये देखो ये इसकी बाहरी आवरण होता है, बाहरी आवरण होता है, इसमें मतलब डबल लेयर होती है। ये आउटर जो मेम्ब्रेन है, और ये इनर मेम्ब्रेन है, और इन दोनों ही मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है, क्या होता है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और इसके व्यास की मैं बात करूं, तो 10 से 50 नैनोमीटर का व्यास इसमें
होता है ना। व्यास कितना होता है 10 से 50 नैनोमीटर का। और इसको क्या बोलेंगे, दोनों ही झिल्लियों के मध्य के स्पेस को पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलेंगे। साथ में ये जो झिल्लियां हैं इनके बीच बीच में इस प्रकार से न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। और जिसमें न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन। और ये दो प्रकार का होता है, एक तो एक्स प्रोटीन और एक इम प्रोटीन प्रकार का होता है। ठीक है, साथ में जो है ये केंद्रिका जहां पे क्रोमेटिन से जुड़ी होती है, क्रोमेटिन से जहां पे केंद्रिका देखो, यहाँ पे देखो ये केंद्रिका जुड़ी हुई है ना क्रोमेटिन से, ये केंद्रिका जहां क्रोमेटिन से जुड़ी होगी उसको बोलेंगे NOR। क्या बोलेंगे, NOR, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे एक एक करके हम लोग इसके भागों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। किसकी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। अगर मैं बात करूं इसके निर्माण का या इसके ओरिजिन का, ओरिजिन या निर्माण की बात करूं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना होता है, ER से ये बना होता है। किससे, ER या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना है। और अब आप कमेंट करके ये बताओगे मुझे कि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो खोज है ये किसने की थी, खोज किसने की थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और इसके कार्य क्या है बताओ जरा, है ना, बताओ जरा। अब देखो ये जो आउटर लेयर है, और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, आउटर और इनर लेयर जितनी भी है इनके बीच में क्या पाया जाता है, एक अवकाश या स्पेस पाया जाता है। और इस अवकाश या स्पेस को क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। साथ में ध्यान रखो कि इसकी मोटाई या व्यास जो है वो 10 नैनोमीटर से 50 नैनोमीटर होता है, यानी कि 100 एमस्ट्रॉन्ग से कितना होता है अपने 500 एमस्ट्रॉन्ग तक होता है। 100 एमस्ट्रॉन्ग से 500 एमस्ट्रॉन्ग तक इसका क्या होता है, व्यास होता है। अगर मैं बात करूं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, किसकी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की मैं बात करूं तो ये लिपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। अब बताओ लिपोप्रोटीन में क्या क्या होता है। देखो लिपोप्रोटीन में एक तो क्या होता है, लिपिड होता है। क्या होता है, लिपिड। और एक वो क्या होता है, प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया, लिपोप्रोटीन की ये बनी होती है। क्या, अपने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर बात करूं तो इसमें क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं, है ना। ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं बताओ, ये क्या करते हैं, पदार्थों का आदान प्रदान, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, है ना, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। जब मैं बात करूं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स की, तो मैंने आपको बताया कि एक तो न्यूक्लियर पोर होता है ना, न्यूक्लियर पोर क्या पोर होता है, और एक क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन होता है इसमें, एक क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन होता है ना। अब आगे इसके बारे में और अध्ययन करते हैं, देखो है ना, देखो आराम से अध्ययन करते हैं इसके बारे में। देखो मैंने आपको बता दिया ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डायग्राम है आपके सामने। ये देखो ये आउटर रिंग है, आउटर रिंग है, और ये आउटर रिंग में क्या हो गया, इन प्रोटीन पाया जाएगा। और ये इनर रिंग जो है, इनर रिंग में यानी अंदर की तरफ ये जुड़ी हुई है ना, और यहाँ क्या पाया जाएगा, एक्स प्रोटीन पाया जाएगा। ये क्या है, एनुलस है। क्या है, एनुलस है। इसका एक भाग, एक पोर है, एक पोर मान सकते हो आप लोग, एक जो पोर होता है ना, एक पोर है ये, है ना, एक एनुलस है ना। अब ये इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन है ना, और ये क्या हो गई, आउटर मेम्ब्रेन, बाह्य झिल्ली और अंदर झिल्ली, दोनों के बीच का स्पेस क्या पाया जाएगा, दोनों के बीच के स्पेस को पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलेंगे। जैसे माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस को क्या बोल रहे थे, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, है ना, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोल रहे थे। ठीक है, अब आगे और अध्ययन करते हैं, देखो। और अब अध्ययन करते हैं कायोप्लाज्मा या फिर न्यूक्लियोप्लाज्मा के। देखिए इसमें क्या होता है, डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन, और डायरेक्टली नॉन हिस्टोन प्रोटीन, मैग्नीशियम, अपने कैल्शियम हो गया, एमएन मैग्नीज हो गया, ये सब क्या होते हैं, इसमें उपस्थित होते हैं। किसमें, कायोप्लाज्मा में। क्या क्या होते हैं, डीएनए होता है, आरएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन जितने भी है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन जितने भी है, मैग्नीशियम आयन इसमें होते हैं, कैल्शियम आयन इसमें होते हैं, मैग्नीज इसमें होती है। ठीक है, और ये इसमें जो है वो न्यूक्लियोटाइड अधिक अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और आप कमेंट करके ये बताओगे कि ये न्यूक्लियोटाइड जो है, ये न्यूक्लियोटाइड बने किसके होते हैं। इसमें कायोप्लाज्मा में, किसमें, कायोप्लाज्मा में न्यूक्लियोटाइड अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, प्रेजेंट
होते हैं। साथ में जो है डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाए जाते हैं। आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे आर एन ए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी इसमें पाए जाएंगे। साथ में इसमें डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए स्पेलिंग ये तीनों ही प्रक्रियाएं इसमें चलती है। और तीनों ही प्रक्रिया के बारे में एक एक करके जब हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर ये पढ़ेंगे ना, तब हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, और आगे बात करते हैं किसके बारे में बताओ। आगे बात करते हैं हम लोग, एक मिनट रुक जाओ भाई, क्या हो रहा है, इसको स्लाइड आगे क्यों नहीं आ रही। न्यूक्लियोलस के बारे में आगे अध्ययन करते हैं। देख ले, न्यूक्लियोलस की खोज मैंने अभी बताई थी, अगर आप लोगों ने कमेंट नहीं करा हो तो अब कर देना ना। न्यूक्लियोलस की जो खोज है वो की थी फोंटाना ने। किसने? फोंटाना ने न्यूक्लियोलस की खोज की थी। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, दोनों एक ही जैसे हो जाएंगे नहीं तो, है ना। ठीक है, न्यूक्लियोलस की अगर खोज की बात करूं, देखो मैंने ये खुद ही लिख दिया क्योंकि भाई टाइम नहीं बच रहा था इतना सारा, तो बहुत सारे काम भी रहते हैं ना दूसरे, तो मैंने क्या किया, पेन से लिख दिया इसको ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं भी आ रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ, तो आप लोग जहाँ आपको दिक्कत लगे वहाँ पे आप लोग लिख लेना, है ना। देखो, केंद्रिका क्रोमेटिन के साथ संयुक्त होती है। और अभी मैंने जब डायग्राम बताया था, मैंने आपको एक बार डायग्राम खोल के बता देते हैं भाई। डायग्राम देखो, मैंने यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने बताया था कि ये देखो जुड़े हुए हैं और इसको NOR कहा है, और यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि ये केंद्रिका जो है क्रोमेटिन के साथ संयुक्त हो जाती है और क्या बनाती है, NOR बनाती है। साथ में इस केंद्रिका में जो है राइबोसोम का निर्माण होता है। किसका? राइबोसोम का निर्माण कहाँ पे होता है? केंद्रिका में होता है। साथ में ध्यान रखो कि RNA पॉलीमरेज पष्ठ इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या? RNA पॉलीमरेज पष्ठ प्रचुर मात्रा में इसमें पाया जाएगा। और एक और बात ध्यान रखनी है कि ये जो डीएनए है, डीएनए से राइबोसोमल यानी आरआरएनए, है ना, डीएनए से आरआरएनए के संश्लेषण को क्या करेगा? प्रेरित करता है। कौन? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस डीएनए से राइबोसोमल आरआरएनए के संश्लेषण को प्रेरित करेगा, है ना, और इसके निर्माण के लिए जो है उत्तरदायी होगा। साथ में ध्यान रखो कि राइबोसोमल आरएनए जो है ये साइटोप्लाज्म में जाकर राइबोसोमल प्रोटीन में मिलकर क्या बनाता है? राइबोसोम बनाता है। राइबोसोमल आरएनए जो है कहाँ से बना? अपने डीएनए से। डीएनए से बना, न्यूक्लियोलस की मदद से क्या बना? राइबोसोमल आरएनए। और राइबोसोमल आरएनए क्या करेगा? साइटोप्लाज्म में जाएगा और राइबोसोमल प्रोटीन से मिलेगा और क्या बना देगा? राइबोसोम बना देगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं, देखो, और आगे बात करते हैं इसके केमिकल कंपोजिशन की। किसके केमिकल कंपोजिशन की? न्यूक्लियोलस के। अगर मैं बात करूं आरएनए की, तो इसमें 10% आरएनए पाया जाता है। कितना? 10%। 10% जो है आरएनए पाया जाता है, 10% आरएनए पाया जाता है। जबकि इसमें प्रोटीन अत्यधिक मात्रा में होता है, 85% लगभग इसमें प्रोटीन होता है। कितने परसेंट? 85% इसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है ना। 85% क्या होता है? प्रोटीन इसमें होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं डीएनए की, तो डीएनए लेस देन 5% से कम या ज्यादा तक होगा ना। या तो 5% होगा या 5% से कम होगा। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोलस के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है फाइब्रिल पार्ट, एक होता है ग्रेन्युलर पार्ट, और एक होता है एम्यूफ्रोस पार्ट्स, है ना। एमोर्फेस पार्ट, सॉरी, एमोर्फेस पार्ट, ग्रेन्युलर पार्ट और फाइब्रिल पार्ट। देखो, ये जो फाइब्रिल पार्ट है, यहाँ पे डीएनए और प्रोटीन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? डीएनए और प्रोटीन। डीएनए और प्रोटीन यहाँ पे पाया जाएगा। साथ में ग्रेनुलर जो पार्ट है, ये ग्रेनुलर पार्ट में क्या पाया जाएगा? आरएनए पाया जाएगा और प्रोटीन। जबकि एमॉर्फेस पार्ट में जो है वो ओनली और ओनली क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया? फ्री जो फाइब्रिल पार्ट है इसमें डीएनए और प्रोटीन, ग्रेनुलर पार्ट में आरएनए और प्रोटीन, और मॉर्फोसिस पार्ट में जो है ओनली क्या पाया जाएगा? प्रोटीन पाया जाएगा। अब आगे बात करते हैं, देखो, नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस, यानी एक न्यूक्लियस में कितने नंबर होते हैं। जब मैं मनुष्य की बात करता हूं, तो मनुष्य में 5 जोड़ी न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं। एक केंद्रक में 5 जोड़ी क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियोलस या केंद्रिका पाए जाते हैं। 5 जोड़ी केंद्रिका, 5 जोड़ी केंद्रिका पाए जाते हैं। मनुष्य की बात अगर मैं करता हूं, अगर मैं बात करूं ऑनियन की या प्याज की, अगर मैं बात करूं प्याज की या ऑनियन की, तो चार चार पेयर्स नहीं, 4 न्यूक्लियोलस यानी 4 केंद्रिका ओनली इसमें पाई जाएगी। अगर मैं ऊसाइड की बात करूं, फोर्क की,
फ्रॉग की ओसाइट की बात करूं तो लगभग देखो ये इंपॉर्टेंट भी है, लगभग 2000 के लगभग इसमें न्यूक्लियोलस पाए जाएंगे, या केंद्रिका इसमें 2000 लगभग क्या पाई जाएगी, केंद्रिका पाई जाएगी। ठीक है, इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप हमारे चैनल के अबाउट में जाके वहां से टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं, और आगे बात करेंगे किसके बारे में भाई, क्रोमेटिन के बारे में, जो कि इंटरफेज अवस्था में दिखाई देते हैं। आपको पता है कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था, इंटरफेज अवस्था, इसमें लंबे पतले धागे के समान दिखाई देंगे, और इसको जो है फ्लेमिंग ने इसके बारे में बताया था, किसने, फ्लेमिंग ने इसके बारे में बताया था, फ्लेमिंग ने इसके बारे में बताया था। ये दो प्रकार से स्टेन होता है, स्टेन की बात कर रहा हूँ, अभिरंजन की बात कर रहा हूँ, है ना, दो प्रकार से, और एक प्रकार का स्टेन तो होगा गेमिसा स्टेन, और एक होगा एसिटोक्रेमिन, क्या होगा, एसिटोकार्मिन स्टेन। दोनों ही स्टेन ध्यान रखने हैं, गेमिसा स्टेन और एसिटोकार्मिन स्टेन। ठीक है, दो प्रकार से ये क्या होगा, अभिरंजित होगा। फिर मैं बात करूं क्रोमेटिन की, तो मैंने आपको बताया था क्रोमेटिन दो प्रकार की चीजों का, दो घटक होते हैं क्रोमेटिन के, है ना, एक तो होता है यू क्रोमेटिन और एक होता है हेटेरोक्रोमेटिन। इसलिए मैं डायग्राम में मैंने कुछ कुछ जो है वो जो भी चीजें हैं वो कंफर्म कर दी थी वहीं पे। इसमें बात करूँ तो लाइट स्टेन इसमें पाया जाएगा, लाइट प्रकार से अभिरंजित होगा। ये डार्क स्टेन इसमें पाया जाएगा, किसमें, हेटेरोक्रोमेटिन में डार्क स्टेन, और यूक्रोमेटिन में जो है लाइट स्टेन पाया जाएगा। साथ में ये जो है जेनेटिकली एक्टिवेट होता है, स्टोन प्रोटीन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, बहुत कम होता है इसमें, बहुत कम मात्रा में। जबकि ये यहाँ जो अर्ली एस पेज पाई जाती है, अर्ली एस पेज, आपको पता है कोशिका विभाजन की विभिन्न अवस्थाएं होती है, यहाँ अर्ली एस पेज पाई जाती है, और साथ में जो है ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों में ये क्या करता है, भाग लेता है, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेता है। अगर हेटेरोक्रोमेटिन की बात करता हूँ तो ये जेनेटिकली इनएक्टिवेट होता है, साथ में हिस्टोन प्रोटीन भी इसमें क्या पाया जाता है, अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। साथ में ध्यान रखो ये लेट एस फेज यहाँ पे पाई जाती है, कौन सी एस फेज, लेट एस फेज पाई जाती है, जबकि ये किसी प्रकार से जो है ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन में क्या नहीं करता है, भाग नहीं लेता है, क्या नहीं लेता है, भाग नहीं लेता है। थोड़ा तेज तो नहीं लग रहा है, तेज लग रहा हो तो बता देना, एक बार वापस से रिपीटेशन कर देंगे, है ना, टेंशन मत लो आप लोग। ठीक है, फिर मैं बात करूँ क्रोमेटिन की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट की, तो ये जो अपने क्रोमेटिन की स्ट्रक्चरल या संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, वो क्या होता है, न्यूक्लियोसोम होता है। ये 200 बेस पेयर का होता है, 200 बेस पेयर का होता है। ध्यान रखना इसमें जो है एक तो डीएनए पाया जाता है, एक स्टोन प्रोटीन पाया जाता है। जो डीएनए होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि इसमें नकारात्मक होगा, नकारात्मक आवेश होगा, और साथ में ये एसिडिक नेचर का होगा, हाँ, यानी कि अम्लीयता इसमें पाई जाएगी, या इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, अम्लीय प्रकृति होगी। जब मैं बात करूँ स्टोन प्रोटीन की, तो ये क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और सकारात्मक इसमें आवेश पाया जाता है। साथ में एल्कलाइन या बेसिटिक यानी क्षारीय माध्यम का ये होता है, क्षारीय माध्यम, कौन सा माध्यम, क्षारीय माध्यम होता है इसमें। अब देखो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड पाया जाता है जिसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। देखो ये माइनस का चिन्ह है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, प्लस, प्लस और माइनस, और दोनों के बीच में क्या, आयोनिक बॉन्ड पाए जाएंगे, और ये निर्माण करेंगे इसका साल्ट का, साल्ट का जो है वो निर्माण करेंगे, लवण का निर्माण करेंगे। अब मैं बात करूं कि फंक्शन की, किसके फंक्शन की, न्यूक्लियस के फंक्शन की, क्योंकि पढ़ तो न्यूक्लियस ही रहे हैं, तो इसके फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। देखिए न्यूक्लियस जो है वो सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का रीजनरेशन रेगुलेशन करता है, सॉरी, रीजनरेशन याद आ गया। न्यूक्लियस जो है वो सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का क्या करता है, रेगुलेशन करता है ना। और साथ में एक और ध्यान रखो, ये स्टोरेज करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का, है ना, डीएनए, डीएनए के द्वारा जो है डीएनए की जेनेटिक इंफॉर्मेशन का क्या करता है, स्टोरेज करता है। साथ में ट्रांसमिशन करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, किसकी, डीएनए की जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन भी ये करता है। तो ये तीनों ही काम, साथ में ध्यान रखो कि एक निदेशक भी है, किसका, कोशिका का, साथ में एक कंट्रोलर भी है कोशिका का, तो ये भी इसके फंक्शन हो सकते हैं। अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, अगर आप कहो तो रिपीटेशन कर दूं भाई, हाँ, आप कहो तो रिपीटेशन एक बार सरसरी निगाहों से देख लेते हैं।
एक बार देख लेते हैं। देखो, मैंने न्यूक्लियस की बात की, डायरेक्टर ऑफ द सेल, कंट्रोलर ऑफ द सेल इसको बोला। ऑर्चिड की रूट सेल में किसने खोजा इसको? रॉबर्ट ब्राउन ने। और अधिपादप, अधिपादप में इसको खोजा गया है। जो ऑर्चिड है ये एक प्रकार का क्या अधिपादप है, वेलामन उत्तक इसमें पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं कार्य की, इसकी कार्य की किसने खोजी? तो हेमरलिंग ने खोजी थी। और ये कोशिका का सबसे बड़ा क्या है? घटक है। साथ में मैं बात करूं जीवन का भौतिक आधार कौन है? प्रोटोप्लाज्म, जो किससे बनता है? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म से। और अगर केंद्रक को हटा दे तो क्या होगी? सेल की डेथ हो जाएगी। साथ में बात करें अगर केंद्रक जो है वो क्या करता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का क्या करता है? रेगुलेशन करता है। सेल की जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस में होती है? डीएनए और जीन्स में होती है। और जो किस पे होती है? क्रोमोसोम पे लगे होते हैं दोनों ही। और एक क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। और अगर मैं बात करूं यूकेरियोटिक कोशिकाओं की, तो वेल डेवलप्ड इसमें क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। अगर मैं बात करूं सेल्स ट्यूब और मेम्ब्रेन्स के आरबीसी, तो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अगर ऊंट और लामा की आरबीसी की बात करूं तो न्यूक्लियस क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूं मोस्टली क्या होता है? सिंगल ही न्यूक्लियस पाया जाता है। लेकिन कहीं कहीं जैसे पैरामीशियम हो गया, यहाँ पे क्या होता है? बाई न्यूक्लिएट जो है न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसमें माइक्रो और मेगा दो प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। जिसमें माइक्रो का काम तो क्या होता है? रिप्रोडक्शन का। और अपने मेगा का काम क्या होता है? मेगा का काम क्या होता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करने का। अगर एनिमल सेल में बोलूँ तो सिंटेसाइल इसको बोलते हैं। और एग्जाम्पल की बात करूँ तो अपने एपिडर्मिस ऑफ हेलमिंथीज, ओपेलिना और रेकित पेशियां, स्ट्रेप्ड मसल, है ना। और साथ में अगर मैं बात करूं प्लांट सेल की, तो इसको सेनोसाइट बोलते हैं, सिनोसाइटिक बोलते हैं। टेपिटम हो गया, एल्बुग हो गया, म्यूकर हो गया, वाउचेरिया हो गया, वाउकेरिया, जो भी इसको आप लोग बोलते हो, ये सब जो है वो किसके उदाहरण है? अपने मल्टी न्यूक्लियोटाइड के उदाहरण उदाहरण है। फिर इसके अपने संरचना पढ़ी। संरचना में हमने इसको कायोथिका, न्यूक्लियोप्लाज्मा और अपने न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन में चेंज किया। और इसके बारे में एक एक चीज के बारे में हमने अध्ययन किया। ठीक है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। आज का समय तो हो चुका है। अगली कक्षा में हम लोग कल या परसों के दिन तक जो है कोशिका के पूरे अध्ययन कर लेंगे। साइटोलॉजी का या सेल बायोलॉजी का पूरा अध्ययन हम लोग कर लेंगे। फिर उसके बाद 2 कक्षाएं रेगुलर हम लोग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए राम राम सा।